हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 11वीं का इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है दोस्तों यायावर साम्राज्य। दोस्तों, ये जो यायावर साम्राज्य है, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग जो है 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों पार्ट 1 है और इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पिछले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के वीडियो हमारे चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उसका वेरी एमसीक्यू जो है वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है दोस्तों अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन को चेक करिए या फिर दोस्तों हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है बताया गया है कि ये जो यायावर साम्राज्य है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग जो है रोमन साम्राज्य को पढ़े थे कि वो जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, यदि दोस्तों आपको महाद्वीप नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप जो है चैप्टर नंबर 3 को देखिए, रोमन साम्राज्य को। ठीक है, उसमें दोस्तों मैंने आपको यह महाद्वीप का डिफिनेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। तो दोस्तों चलिए, ये जो महाद्वीप है मतलब ये जो यायावर साम्राज्य ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसमें से पहला महाद्वीप है वो है यूरोप और दूसरा महाद्वीप है वो है एशिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो यायावर साम्राज्य है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें से पहला महाद्वीप का नाम है यूरोप और दूसरा महाद्वीप का नाम है एशिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों, ये जो यायावर हम लोग सब देख पा रहे हैं, ये यायावर साम्राज्य में ये जो यायावर है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो यायावर है, यायावर साम्राज्य में जो भी लोग रहते हैं वो घुमक्कड़ थे। मतलब दोस्तों घुमक्कड़ कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो स्थायी नहीं रहते हैं, मतलब एक जगह परमानेंट नहीं रहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि ये एक घर है, तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कोई इंसान है वो परमानेंट रह रहा है। ठीक है, तो इसको घुमक्कड़ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान मान लेते हैं कि इस जगह पर रहता है, ठीक है, कुछ दिनों तक रहा, फिर से दोस्तों अपना जो है जगह चेंज करके कहीं और रहने लगा। ठीक है, फिर से कहीं और रहने लगा, तो दोस्तों ये जो है अपना जगह को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों घुमक्कड़। ठीक है, मतलब यायावर साम्राज्य में जितने भी इंसान थे वो क्या थे, घुमक्कड़ थे, मतलब जो एक जगह पर स्थायी उन लोग का घर नहीं था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यह मध्य एशिया के मंगोल थे। मतलब दोस्तों ये जो यायावर साम्राज्य के जो घुमक्कड़ लोग हैं ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे, न कहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ था, ना मध्य एशिया से। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब दोस्तों यह जो पार महाद्वीप समझ में आ रहा है ये है कि मतलब एक महाद्वीप और दोस्तों यहाँ पे नदी बहता है। ठीक है, या फिर समुद्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, समुद्र रहता है, उसके बाद दोस्तों कोई एक और दूसरा महाद्वीप रहता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है पार महाद्वीप, मतलब इस महाद्वीप के पार। ठीक है, मतलब 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था। पहला का मैंने बताया यूरोप और दूसरा का नाम बताया एशिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यायावर साम्राज्य था इसका निर्माण ये जो है इसकी स्थापना किसने किया था ना, चंगेज खान ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कब किया था ना, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी मतलब कितना होता है ये सारे दोस्तों मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था कि शताब्दी का अर्थ क्या होता है, दशक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज। तो चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझना ये था कि यायावर साम्राज्य 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। पहला महाद्वीप का नाम है यूरोप, दूसरा महाद्वीप का नाम है एशिया। दोस्तों ये जो यायावर लोग थे वो घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ का अर्थ क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है इन लोग, तो मध्य एशिया से। ठीक है, और ये जो यायावर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की ना, चंगेज खान ने की, और कब की ना, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, ये सारा दोस्तों आपको जो है याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा एक्सप्लेन लग रहा होगा, दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि इनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया। इन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में एक मजबूत सैनिक तंत्र खड़ा कर दिया था। और दोस्तों ये जो है सैनिक तंत्र ये कैसे जो है खड़ा करता है, कैसे स्थापित करता है, किस प्रकार से दोस्तों जो है यायावर साम्राज्य की स्थापना होता है, इसको दोस्तों हम लोग जो है धीरे धीरे करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जब चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया और मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में चंगेज खान के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, तो इससे यूरोप और एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने एक बड़े खतरे का अनुभव किया। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो चंगेज खान है
ये जो दोस्तों चंगेज खान है ये 13वीं शताब्दी के पहला दशक में, दशक मतलब 10 साल होता है, शताब्दी मतलब 100 साल होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है 13वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दशक था उसमें क्या किया था कि जितने भी मंगोल थे, मंगोल मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया मंगोल मतलब यायावर आप लोग समझ लीजिए, या फिर दोस्तों इसको जो है आप कबीले भी समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है कबीले पे डिवाइड थे। अब कबीला क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय में दोस्तों मैंने आपको कबीला का अर्थ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चंगेज खान क्या करता है कि जितने भी मंगोल थे, ठीक है, जितने भी कबीले थे, मतलब कबीले मतलब मान लीजिए एक ग्रुप, ठीक है। तो एक ग्रुप ये हुआ, ये ग्रुप हुआ, एक ग्रुप हुआ, इसको मंगोल कहा गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों जितने भी मंगोल हैं ये सारे मंगोल को दोस्तों ये लोग जो है क्या करते हैं, एक संगठित करते हैं, ठीक है। सारे को जो है दोस्तों एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जब इन सारों को एक साथ मिला देते हैं और एक बहुत बड़ी महाशक्ति का निर्माण करते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है कि एक राजनीतिक शक्ति का उदय होता है, ठीक है। मतलब सारे मंगोलों को जो है इकट्ठित करके एक जो है परिसंघ का मतलब एक ग्रुप का जो है निर्माण होता है, जिसको दोस्तों यहाँ पे बताया गया है राजनीतिक शक्ति का उदय होता है। दोस्तों यहाँ पे जो है यही आपको समझना था कि 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी जो है शक्ति का निर्माण करता है, ठीक है। और क्या कैसे क्या ना बहुत सारे मंगलों को जो है संगठित करके जो है दोस्तों एक राजनीतिक शक्ति का उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पत्ति करता है। अब दोस्तों ये जो है राजनीतिक शक्ति ये क्या करता है, आगे चलिए समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों उससे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो मंगोल साम्राज्य है ये है कहाँ पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा ये जो है नीचे में देख पा रहे हैं ये हमारा देश भारत है, ठीक है। उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मंगोल साम्राज्य, ये दोस्तों इतना विशाल क्षेत्र में जो है इसका फैलाव था, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको मैप में भी देखने को मिल गया, ताकि दोस्तों आपको यदि मैप में एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों न आगे बताया गया है कि चंगेज खान की राजनीतिक दुर्दशा सिर्फ मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कहीं अधिक सोच रखता था। मतलब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि चंगेज खान क्या किया कि बहुत सारे मंगोल जातियों को क्या किया ना एक संगठित किया, मतलब एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक शक्ति का उत्पन्न किया, उदय किया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो राजनीतिक शक्ति हुआ ये किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, उत्पत्ति किया गया था ना चंगेज खान के द्वारा। लेकिन दोस्तों ये जो चंगेज खान है इसको सिर्फ सोच नहीं था कि सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेंगे, एक बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति बना लेंगे। ये सोच तो था ही, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो है और भी बहुत बड़ा सोच था, मतलब बहुत अधिक सोच रखता था ये, ठीक है। बहुत आगे तक दोस्तों ये जो है सोच रखता था। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, चंगेज खान की, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही विशाल सोच रखा था कि ये इसको करना क्या है, ठीक है। ये सारे मैं आपको जो है एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त है। मतलब दोस्तों ये अपने आप को बोलता है कि हम जो है हमको जो है ईश्वर ने आदेश दिया है कि पूरा विश्व पर जो है शासन करने का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चंगेज खान है इसका सपना यही होता है कि पूरा विश्व पे किसका शासन हो ना, चंगेज खान का, ठीक है। यही इसका जो है दोस्तों सपना होता है, ठीक है। और चलिए ये जो है अपना सपना को कैसे पूरा करता है इसको दोस्तों आगे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि चंगेज खान का अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य के क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व में बीता। मतलब दोस्तों ये जो है चंगेज खान अपना जो जीवन जो है इतना ज्यादा युद्ध में बिताया कि ये जो है सोचता यही था कि हमको जो है पूरा विश्व में कब्जा करना है, और इसके अलावा दोस्तों इसका कोई सपना नहीं था। लेकिन दोस्तों अगर ये पूरा विश्व में कब्जा करना चाहेगा तो हर एक क्षेत्र से दोस्तों इसको जो है युद्ध करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसको हर एक क्षेत्र से युद्ध करना पड़ेगा मतलब दोस्तों ये जो है हर एक क्षेत्र को जाकर जीतेगा तभी दोस्तों वो पूरा विश्व पर कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों ये जो है चंगेज खान वो अपना जीवन को बहुत ज्यादा युद्ध में ही सिर्फ बिताया, मतलब सारे जगह पर जाता था, युद्ध करता था, उस क्षेत्र को जीतता था और जो है मंगोल साम्राज्य मतलब यायावर साम्राज्य में मिलाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एक एक करके मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। बाद में चंगेज खान के वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मतलब दोस्तों ये जो चंगेज खान है ये अपना क्षेत्र को विस्तार करके दोस्तों ये जो है इनकी एक समय मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों इसका जो वंशज होता है, ठीक है, वंशज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चंगेज खान का वंशज होता है ये भी क्या करने लगता है ना, चंगेज खान का जो सपना होता है उसी को सार्थक करने में जो है ये अपना समय जो है व्यतीत करते हैं। मतलब जो इनका वंशज होता है ये भी दोस्तों क्या करता है ना, पूरा विश्व पर कब्जा करने का कोशिश करता है, ठीक है। और ये सपना किसका था दोस्तों, ना किसका था ना चंगेज खान का, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं।
चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोनके, ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि इसका जो पोता था उसका नाम क्या है ना, मोंके, ठीक है। फ्रांस के शासक जिसका नाम है लुई नोवे, इसको चेतावनी दिया था। कौन ना दोस्तों, चंगेज खान का पोता जिसका नाम है मोनके, ठीक है। दोस्तों जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो पोता था वो भी दोस्तों किस प्रकार से जो है अपना यायावर साम्राज्य को जो है धीरे धीरे फैला रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि चंगेज खान के दूसरे पोते बाटू ने अपने ये जो दोस्तों 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मॉस्को तक रोन डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों ये जो दूसरा पोता था जिसका नाम था बाटू, ये क्या करता है कि ये जो है दोस्तों 1236 से 1241, मतलब ये जो 5 साल है, इस 5 साल में बहुत सारा अभियान करता है, मतलब बहुत सारा युद्ध के लिए अभियान चलाता है, यहाँ जाकर वहां जाकर, मतलब जैसे कि पोलैंड जाकर वहां जाता है, युद्ध करता है, फिर जीतता है उसको, फिर हंगरी जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ पर भी जीतता है, फिर दोस्तों यहाँ मॉस्को जाता है, वहां पर भी जाता है, और वहां पर ही दोस्तों वो जो है जीत हासिल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दोनों पोते का देख पा रहे हैं कि मोनके किस प्रकार से जो है फ्रांस का जो है शासक को उसको चेतावनी देता है। उसके बाद दोस्तों ये जो बाटू है, ये जो है ये क्या करता है कि जो है पोलैंड, हंगरी, मॉस्को, ये सारा क्षेत्र को दोस्तों ये जो है जीत लेता है और यायावर साम्राज्य में मिला देता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि चंगेज खान जो है ये अपना पूरा शासनकाल क्या करता है, न सिर्फ युद्ध करता है और क्षेत्र को जीतने में लगा देता है, ठीक है। और उसके वंशज जो होते हैं, वंशज मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक पिता है, ठीक है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, तो दोस्तों ये जो है पीढ़ी बाई पीढ़ी इसको बोलते हैं वंशज, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चंगेज खान है, इसका सपना कौन पूरा करने लगा, तो दोस्तों इसका पोता को देख पा रहे हैं, मोनके, बाटू, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको आगे भी बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आगे बताया गया है कि 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि सभी चीजें मंगोलों के पक्ष में था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप के यूरोप के लोग यह मानने लगे कि चंगेज खान की दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है। मतलब दोस्तों ये जो चंगेज खान बोलता था कि हमको जो है ईश्वर के द्वारा आदेश दिया गया है कि पूरे विश्व पर कब्जा करने का, पूरा विश्व पर जो है शासन करने का, ठीक है। तो ये जो चीज था ये सारे लोग मानने लगे। कौन 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 से लोग ना, चीन के लोग मानने लगे, ठीक है, एशिया के लोग मानने लगे, यूरोप के लोग मानने लगे, ठीक है। क्या मानने लगे कि जो ईश्वर है वो सच में जो है चंगेज खान को आदेश दिया है कि पूरा विश्व पर जो है इसका शासन हो, ठीक है। इससे कैसे पता चला दोस्तों, क्योंकि कहीं पर भी चंगेज खान जाता था, चंगेज खान कहीं पर भी जाता था तो दोस्तों जीत कर ही वापस लौटता था, ठीक है, हार कर ये वापस लौटता ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसी प्रकार से दोस्तों ये जो चीन के लोग, मध्य एशिया के लोग, यूरोप के लोग दोस्तों ये जो है मानने लगे थे, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मतलब दोस्तों ये जो यायावर साम्राज्य है ये तो दोस्तों बहुत ही पुराना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही पुराना समय का बात किया गया है। तो दोस्तों उस समय का जो बात है वो अभी हम लोग को कैसे जानकारी मिल रहा है ना कुछ सबूत मिला होगा, उसी को बोलते हैं स्रोत, ठीक है। मतलब किस सबूत के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि यायावर साम्राज्य जो है इतना विशाल क्षेत्र में फैला था। चंगेज खान जो है यहाँ पर युद्ध करने जाता था तो यहाँ पे जो है युद्ध करके जो है जीत हासिल करके वापस लौटा था, इस डेट को वापस लौटा था। तो ये सारा चीज हमको कैसे जानकारी मिलता है, ये दोस्तों जो है आपको जो है कोई सबूत मिला होगा वहां से, तभी जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही हेडिंग है कि यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, मतलब किस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि यायावर साम्राज्य में ये चीज होता था, ये चीज नहीं होता था, ठीक है, ये सारा चीज। उसमें से पहला जो स्रोत है वो है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो यात्रा वृत्तांत होता है, मतलब मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है और ये यहाँ पर एक क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो यही एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई इंसान जो है, ये जो यहाँ से कोई इंसान जो है यहाँ से जाकर यहाँ आता है, मतलब इस क्षेत्र से इस क्षेत्र आता है, ठीक है, और इस क्षेत्र में घूमता है, ठीक है। और घूमने के पश्चात दोस्तों ये जो है कोई चीज में लिखता है, मतलब कोई बुक या हो गया या फिर कोई भी जो है वृत्तांत हो गया, उसमें दोस्तों ये लिखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ये लिखा इसको बोला गया यात्रा वृत्तांत। मतलब दोस्तों ये जो है यात्रा के दौरान लिखा था, ठीक है। ये जो इंसान है यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे घुमा फिरा, उसके बाद दोस्तों इस पुस्तक को लिखा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है यात्रा करके लिखा था, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है इतिवृत्त। मतलब दोस्तों जो भी लिखावट चीज मिले हैं उसको दोस्तों इतिवृत्त में रखा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि नगरीय साहित्यकारों की रचनाएं। मतलब जो भी नगर में जो साहित्य होते हैं, साहित्यकार होते हैं, मतलब जो लिखने वाले होते हैं, उसके द्वारा जो भी रचना किया गया है वो, उससे जो है दोस्तों हम लोग को यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीनी भाषाओं में प्राप्त स्रोत। मतलब चीन के भाषाओं के द्वारा जो है दोस्तों बहुत ज्यादा स्रोत मिला है, उसके आधार पर दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि यायावर साम्राज्य में ये सारा चीज होता था। नेक्स्ट है कि मंगोल भाषाओं में प्राप्त स्रोत, ठीक है। मतलब मंगोल जो जाति थे
ठीक है, मंगोल जो था इन लोग ये जो है जो भी चीज़ लिखा है उसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि यायावर साम्राज्य में ये चीज़ होता था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों की अरबी भाषाओं में प्राप्त स्रोत। ठीक है, मतलब अरबी भाषा में जो भी स्रोत मिला है उसके आधार पर दोस्तों, मतलब ये सारा दोस्तों जो स्रोत मिला है वो सारा दोस्तों किस में आ जाएगा ना, साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, आपको दोस्तों स्रोत पता होगा कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और स्रोत को दोस्तों डिवाइड किया गया है, उसमें से दोस्तों जो पहला स्रोत था वो था साहित्यिक स्रोत, जिसमें मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत में होता है कि जितने भी लिखावट चीजें होती है उसको सारे दोस्तों किसमें रखा जाता है ना, साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, तो ये जो दोस्तों जितने भी मैंने आपको बताया वो सारे दोस्तों लिखावट चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको जो है साहित्यिक स्रोत में रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी टॉपिक बन सकता था कि यायावर साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, मतलब दोस्तों ये जो मंगोलिया थे, ये जो दोस्तों यायावर लोग थे, इन लोग का सामाजिक जो है पृष्ठभूमि क्या था, उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, यही दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगोल विभिन्न समुदाय से थे। ठीक है दोस्तों, मंगोल मतलब बहुत अलग अलग समुदाय से थे। ठीक है, ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पूर्व पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण ये परस्पर संबंध थे। मतलब दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये कबीला है, ठीक है, और ये कबीला है, और दोनों कबीला का जो भाषा है, मतलब ये लोग यहाँ के जो लोग हैं ये भी एक ही भाषा बोलते हैं जो लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन लोग दोनों का भाषा अगर सेम होगा, मतलब इन लोग दोनों जो है आपस में बात कर पाएगा। अगर बात पर कर पाएगा मतलब दोस्तों ये जो है दोनों जो है क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपस में जो है बात करके जो है अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे इस तरह से, मतलब इन लोग का जो है दोस्त बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है तातार, खितान, मंचू, ये सब क्या है ना, कबीला का नाम है। ठीक है दोस्तों, कबीला मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो पूर्व के कबीले थे और जो पश्चिम के कबीले थे, इन लोग की जो भाषा थी वो सेम थी, और भाषा सेम होने के कारण दोस्तों इन लोग जो है आपस में जो है मित्र के रूप में बन गए। ठीक है, मतलब इनके बीच का जो संबंध था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ मंगोल शिकारी संग्राहक थे, लेकिन दोस्तों मंगोल जो है कृषि नहीं करते थे। मतलब दोस्तों ये जो मंगोल थे वो कृषक नहीं थे। मतलब दोस्तों ये जो मंगोल जितने भी मैंने आपको बताया यायावर साम्राज्य में जितने भी इंसान थे वो क्या नहीं करते थे ना दोस्तों, कृषि नहीं करते थे। ठीक है, मतलब वो जो है किसान नहीं थे। तो दोस्तों ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मंगोल जो जितने भी इंसान लोग हैं वो क्या नहीं करते हैं ना, कृषि नहीं करते हैं, उसको छोड़ के दोस्तों पशुपालक करते हैं, शिकारी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छा स्कोर अपना क्लास 11th में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह मंगोल घोड़े, भेड़, बकरी और ऊंट को भी पालते थे। ठीक है, ये जो दोस्तों जो पशुपालन करते थे जिसमें से घोड़े पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे और जो है ऊंट को पाला करते थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि इनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ है। तो दोस्तों ये जो स्टेपी क्षेत्र आप देखने रहे हैं ये दोस्तों ये जो है घास का मैदान होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने जो आपको पहले ही बताया कि ये जो यायावरीकरण इन लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है ना, मध्य एशिया से। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यह वर्तमान में आधुनिक मंगोलिया राज्य का हिस्सा है। मतलब दोस्तों यदि आप अभी वर्तमान के मैप देखेंगे तो उसमें दोस्तों आपको जो है मंगोलिया राज्य दिखेगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों मंगोलिया राज्य है उस समय का दोस्तों यही आपको वर्तमान में दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि यह क्षेत्र मैदानों से घिरा हुआ था। मतलब दोस्तों ये जो मंगोलिया जो हम लोग साम्राज्य पढ़ रहे हैं, यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ये जो है मैदानों से घिरा हुआ था, जिसमें से पश्चिम की तरफ क्या था ना, पहाड़ की जो है बर्फीली चोटियां थी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दक्षिण भाग जो था उसमें क्या था ना, मरुस्थल था। ठीक है, उत्तर भाग में क्या था ना, साइबेरियन वन थे। ठीक है, और दोस्तों ये जो साइबेरियन वन थे इसी में दोस्तों ये जो है मंगोलिया लोग जो है शिकार करते थे। ठीक है, और शिकार करके दोस्तों उसका जो खाल को जो है बेचा करते थे। ठीक है, और उससे दोस्तों इन लोग का जो है व्यापार भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि उत्तरी पश्चिम भाग में क्या होता था न, ओनोन तथा सेलेगा जैसी नदियां जो है यहाँ पे बहती थी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है बर्फीलिया पहाड़ी से निकले झरने भी यहाँ पे थे। कहाँ पे ना, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर और पश्चिम के बीच का वाला भाग में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पशुओं को चराने के लिए यहाँ पर अनेक घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो है शिकार करने की जो इन लोग का तरीका था, मतलब शिकार जो ये करते थे वो दोस्तों यहाँ पे जो साइबेरियन वन था वहाँ पे इन लोग जो है शिकार कर लेते थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
शिकारी संग्राहक लोग गर्मियों में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविका चलाते थे। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो शिकारी लोग थे वो साइबेरियन वन में जाके जो है शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद दोस्तों उसका जो खाल होता था, तो वो जो जानवर का खाल होता था उसको दोस्तों जो है व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और इस क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। यहाँ छोटे समय के लिए खेती करना संभव था, लेकिन मंगोलों ने खेती को नहीं अपनाया था। दोस्तों मैंने आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ये जो मंगोल थे, ये जो यायावर लोग थे, ये जो है दोस्तों खेती नहीं करते थे। तो दोस्तों ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक-एक चीज़ दोस्तों आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस प्रकार से पशुपालन और शिकार के कार्य से अर्थव्यवस्था बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए इन क्षेत्रों में कोई नगर विकसित नहीं हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे दोस्तों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही बड़ी क्षेत्रों में जो है भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी। और दोस्तों यदि कोई क्षेत्र में भरण पोषण करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, तो वहाँ पे दोस्तों कोई भी नगर विकसित नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये जो दोस्तों मंगोल है, इन लोग रहता कहाँ था ना, तंबुओं में रहता था। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये जो मंगोल होता था, ये जो मंगोल लोग होते थे, वो दोस्तों रहते कहाँ पे थे, मतलब यहाँ पे रहते हैं कहीं पर, फिर से दोस्तों अपना जो है जगह चेंज कर देते थे, फिर दोस्तों अपना जगह चेंज कर देते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो यायावर लोग थे, ये दोस्तों स्थायी नहीं थे, मतलब भटकते रहते थे एक से दूसरी जगह पर। ठीक है, और दोस्तों ये जो भटकते रहते थे, मान लेते यहाँ पे आकर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे जो है टेंट बना लिए, जिसको तंबू कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे टेंट बना लिया और यहाँ पे दोस्तों रह लिए। फिर दोस्तों दूसरे का जगह गए तो वहाँ पर भी फिर टेंट बना लिए, फिर वहाँ पे रहे। फिर दोस्तों दूसरी जगह गए तो वहाँ पर भी टेंट बना लिए और दोस्तों वहाँ पर भी रहने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इन लोग का जो जीवन है इस तरह से व्यतीत होता था। ठीक है, और चलिए आगे समझते हैं। मंगोल लोग अपने पशुओं के साथ सर्दियों में अपने निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की तरफ चले जाते थे। मतलब दोस्तों यदि कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो है प्रॉब्लम इन लोग को क्रिएट होता था, दोस्तों उस तरफ जाते थे जहाँ पे इन लोग का ज़्यादा फायदा होता था। ठीक है, जैसे कि जो दोस्तों चारण भूमि, मतलब दोस्तों ये जो है मंगोल लोग वो पशुओं को लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहता था। ठीक है, किसकी तलाश में, ना खाना की तलाश में। ठीक है, मंगोलों के पास संसाधनों की कमी थी। दोस्तों ये जो मंगोल थे, इन लोग के पास जो है संसाधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी। कुछ परिवार धनी होते थे एवं उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अमीर होता था मंगोल साम्राज्य में, उसके पास क्या होती थी, मतलब उसके पास जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा पशु होते थे और साथ साथ दोस्तों उसके पास जो है बहुत ज़्यादा चारण भूमि होती थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जो है इन लोग कृषि नहीं करता था। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस कारण उनके पास अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। ठीक है, यहाँ समय समय पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी और शिकार सामग्रियों और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां खत्म हो जाने की स्थिति में या ब्रिटिश ना होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाह की खोज में भटकना पड़ता था। मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि इन लोग जो है यहाँ पर आया, यहाँ पर दोस्तों अपना जो है टेंट बना लिया, यहाँ पे रहने लगा। ठीक है, और दोस्तों यदि यहाँ पे रहा और यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपदा आता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, दोस्तों ये जो है इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते थे। ठीक है, और दूसरे क्षेत्र में उस जगह पे जाते थे जहाँ पे दोस्तों इन लोग को जो है भरण पोषण की चीज जो है वहाँ पे उपलब्ध होती थी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस दौरान उनमें झगड़े हो जाते थे। मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में रहा और यहाँ पे दोस्तों जो है किसी प्रकार का आपदा आ गया, कोई भी प्राकृतिक जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, तो दोस्तों ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और मान लेते हैं इस क्षेत्र में गए तो यहाँ पर पहले से ही कोई अलग यायावर लोग जो यहाँ पे रहते थे, तो यदि किसी कोई अलग यायावर लोग यहाँ पे रहते थे और इन लोग भी यहाँ पे चला गया, तो मतलब दोनों के बीच जो है यहाँ पे झगड़ा देखने को मिलता था। और दोस्तों झगड़ा देखने को मिलता था और साथ ही साथ दोस्तों इन लोग जो है लूटपाट भी करता था। ठीक है, अधिकतर परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपने रक्षा करने के लिए अधिक शक्तिशाली और संपन्न परिवारों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। मतलब दोस्तों ये जो यायावर लोग थे वो घूमते रहते थे और जहाँ पर दोस्तों इन लोग को दिखता था कि इन लोग जो है ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसके साथ दोस्तों जो है मित्रता बना लेते थे। ठीक है, ताकि दोस्तों आगे में किसी भी प्रकार का इन लोग को प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों ये जो है जितना भी इन लोग मित्र बनाए हैं उन लोग को जो है इन लोग का काम आ सके। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चंगेज खान द्वारा मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर परिसंघ बनाया गया था। मतलब दोस्तों ये जो चंगेज खान है, ये क्या किया था ना, बहुत सारा कबीला को मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा परिसंघ, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप जो है इन्हें बना लिया था। कौन? चंगेज खान।
यह परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। मतलब दोस्तों ये जो अट्टिला था वो 5वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा समुदाय बनाता है, बहुत बड़ा परिसंघ बनाता है। उसी प्रकार का परिसंघ जो है चंगेज खान जो है यहाँ पे बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है एक कंपैरिजन किया गया है चंगेज खान और अट्टिला के बीच, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपको कंपैरिजन भी याद रखना है, ठीक है। चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ अधिस्थायी था और चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी बना रहा। मतलब दोस्तों ये जो ग्रुप था वो चंगेज खान के बाद भी रहा और चंगेज खान के समय भी था, ठीक है। चंगेज खान द्वारा बनाई गई सेना बहुत ताकतवर थी और यह सेना चीन, ईरान और यूरोप की सेना से लड़ने में समक्ष थी। मतलब दोस्तों चंगेज खान के पास अब इतना सेना आ गई थी कि दोस्तों वो जो है चीन की सेना के साथ, ईरान की सेना के साथ और यूरोप की सेना के साथ दोस्तों ये जो है लड़ के इन लोग को हरा सकती थी, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों इसके पास इतना ज्यादा शक्ति आ चुका था, ठीक है। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की भारी कमी होने के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। मतलब दोस्तों ये जो है व्यापार करने के लिए कहाँ जाते थे ना, चीन जाते थे, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों इन लोग का जो है निवासी रहते थे। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यदि ये व्यापार करेंगे, मतलब अभी अगर व्यापार करेंगे तो इस समय में दोस्तों हम लोग जो है किसी भी वस्तु को देंगे और बदले में दोस्तों हम लोग को क्या मिलेगा ना, पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों उस समय में ऐसा नहीं था। मतलब दोस्तों उस समय में क्या होता था ना, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था जिसको दोस्तों वस्तु विनिमय कहा जाता है। मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि लोग जो है कोई भी चीज बेचना चाहता है, मान लेते हैं कि ये जो है पशुपालन, कोई पशुपालन बहुत ज्यादा करता है और दोस्तों उसमें जो है दोस्तों जो दूध निकलता है, मान लेते हैं कोई बकरी या फिर भैंस पाल लेता है तो उसके द्वारा जो दूध निकाला जाता है, मान लेते हैं उस दूध का ये जो है बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। दोस्तों ये जो है दूध को ये बेचा और साथ ही साथ दोस्तों वो जो है इधर से जो कोई पैसा नहीं देगा, पैसा तो उस समय होता नहीं था। तो उस समय दोस्तों इन लोग क्या देता था ना, कोई भी इस वस्तु इसको खरीदना है, मतलब मान लेते हैं इसको दूध दे रहा है तो ये दोस्तों इसके बदले में कुछ और देगा, ठीक है। तो इस तरह का व्यवस्था वहां पे था, मतलब वस्तु दो और वस्तु लो, ठीक है। उसी को बोलते हैं दोस्तों वस्तु विनिमय, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यायावर साम्राज्य के लोग कृषि उत्पाद और लोहे की सामान चीन से आयात करते थे और घोड़े, फल या अन्य शिकार में मिले जानवर का निर्यात कर देते थे, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों ये जो है लूटपाट भी करते थे। मतलब दोस्तों ये जो यायावर साम्राज्य था वो दोस्तों क्या करते थे ना, घोड़े, फल और अन्य शिकार में जितने भी जानवर के होते थे वो दोस्तों ये जो है निर्यात करते थे और साथ ही साथ दोस्तों वो जो है जो भी उसको चीज मंगाना होता था उसको आयात करते थे। जैसे कि दोस्तों क्या यहाँ पे बताया गया है, कृषि उत्पाद और लोहे के सामान, ठीक है, जिससे दोस्तों औजार बनाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जो समाज स्थायी निवास करते थे वे कमजोर पड़ने लगे थे क्योंकि यायावर लोग यहाँ लूटपाट करते थे। यायावर लोग लूटपाट करके दूर भाग जाते थे जिससे उन्हें कम नुकसान होता था। दोस्तों अब यहाँ पे समझिए कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, मान लेते ये क्षेत्र जो है वो है चीन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीन है वो तो स्थायी क्षेत्र है, मतलब एक ही जगह पे परमानेंट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो यायावर साम्राज्य के जो लोग थे, जो मंगोल साम्राज्य के जो लोग थे, ठीक है, इन लोग क्या करते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर दोस्तों अपना जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये लोग जो है अलग अलग जगह पर भटकते रहते थे। लेकिन दोस्तों ये जो चीन है वो स्थायी रहता था। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे इन लोग क्या करता था कि ये दोस्तों ये जो है भटकते रहता है, लेकिन दोस्तों ये जो है स्थायी रहता है चीन लोग। तो दोस्तों इन लोग क्या करता था, मान लेते ये एक कबीला है, ये गया यहाँ पे लूटा, फिर दोस्तों यहाँ से किसी और जगह चला गया, फिर दोस्तों यहाँ से आया, फिर यहाँ से लूटा, फिर कहीं और चला गया। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो चीन है उसको बहुत ही अच्छे से इन लोग जो है लूटता था, ठीक है। ये लोग जो है इस तरह से लूटता था ताकि दोस्तों इन लोग को जो है सारा चीज प्राप्त हो सके, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का स्थिति जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं। पूरे इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों से बहुत अधिक क्षति पहुंची। मतलब दोस्तों ये जो है मंगोल साम्राज्य के लोग ये क्या करते थे कि चीन को लूटते थे और जिस कारण बस दोस्तों ये जो चीन है यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा इन लोगों को क्षति पहुंचने लगी थी, ठीक है। किसके कारण न, यायावर लोगों के कारण, ठीक है दोस्तों। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। 8वीं शताब्दी से ही अपनी प्रजा के रक्षा के लिए चीन शासकों ने किलेबंदी प्रारंभ कर दिया था जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। मतलब दोस्तों ये जो है क्या होने लगा, जब दोस्तों चीन पर आक्रमण होके चीन को जो है लूटने लगा, तब सब दोस्तों इन लोग यहाँ पे क्या करने लगा, चीन वासी लोग दोस्तों यहाँ पे करते हैं क्या है कि चीन को जो है दोस्तों चारों तरफ से
चारों तरफ से दोस्तों एक जो है बाउंड्री कर देते हैं, जिसको दोस्तों अभी क्या कहा जाता है ना, चीन की महान दीवार। ठीक है, मतलब जो है चारों तरफ से जो है एक दीवार का निर्माण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आपका पार्ट 1। कैसा लगा हो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और साथ ही दोस्तों यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना है तो टेलीग्राम का आपको जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।